नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं शीनम शर्मा। शाम के 7 बजने वाले हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। और आज योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम योगी और सभी मंत्रियों ने प्रदेश के सभी जिलों में सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बाबा गंभीरनाथ की यौगिक अवदान संगोष्ठी में भी शिरकत की। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का इतिहास ही सबके कल्याण का है और भारत के किसी भी राजा ने बलपूर्वक किसी दूसरे राज्य पर अपना अधिकार नहीं जमाया। वहीं केंद्र सरकार ईद के मौके पर मुस्लिम परिवारों को किट दे रही है। संभल सांसद वर्ग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस वर्ग को हिंसा मामले में पूछताछ का नोटिस देने जा रही है। वहीं मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इसके अलावा जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर आज जांच टीम ने जांच की, जहां पर वकीलों ने उनके खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी है। औरैया में मेरठ जैसी वारदात सामने आई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। चलिए सबसे पहली खबर बताते हैं आपको। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी और सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों ने अपने निर्धारित जिलों में जाकर पिछले 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। अयोध्या में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पिछले 8 साल की उपलब्धियां गिनवाई। सीतापुर में मंत्री ओपी राजभर, उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज, मथुरा में मंत्री संदीप सिंह, गाजीपुर में मंत्री रविंद्र जायसवाल, ललितपुर में मंत्री दानिश आजाद अंसारी, झांसी में मंत्री बेबी रानी मौर्य, बदायूं में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, अमेठी में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और बुलंदशहर में मंत्री अरुण सक्सेना ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों को आप। 10 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर कार्यक्रमों का आयोजन आज किया गया। हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोरखपुर के दौरे के दौरान सीएम योगी ने दिग्विजय नाथ पार्क पहुंचकर विभागों की लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी उत्कर्ष के 8 वर्ष पर लगी है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर से दोहराया कि 2017 से पहले यूपी की तस्वीर एकदम उलट थी। हर दिन यूपी में दंगे होते थे, हर जिले में माफिया होता था जो जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करता था। प्रदेश में बेटी और व्यापारी भी सुरक्षित नहीं थे। इतनी आसान नहीं थी। 2017 के पहले जो उस समय मेरे साथ इस आंदोलन में सहयोगी थे, वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। हर दूसरे दिन दंगे होते थे। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था। बेटी और व्यापारी के लिए उनके गुर्गे खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। यह वही प्रदेश है जहां पहले सड़कें नहीं थी, आज देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की 45 से अधिक योजनाओं में
17 के पहले जो प्रदेश सबसे पीछे रहता था, आज नंबर 1 स्थान पर है। या अग्रणी दो राज्यों में उत्तर प्रदेश उनमें से एक होता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है। ये उत्सव 18 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी 2017 में यहां सत्ता में आई थी और 2025 में हम 8 साल पूरे करके आज आप सबके माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो खुशहाली आई है, जो उनका विकास हुआ है, जो गरीब कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, वो अपने आप में बेमिसाल है। और मुझे पूरा विश्वास है हम 2027 में 2017 दोहराते हुए तीसरी बार यहां सरकार भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने 8 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखने का निर्णय लिया है। 14 अप्रैल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 8 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा वो पूरी तरह डीरेल है। 8 साल पूरे हो गए। कल भी हमने आपको पूरी बात बताई थी, आज वही बात रिपीट कर रहे हैं। सब कुछ बदल चुका है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये कल मैंने बताया था, अखिलेश यादव जी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनको जानकारी नहीं, फील्ड में निकल करके देखें। प्रयागराज में यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने योगी सरकार के 8 साल के मौके पर उपलब्धियां गिनवाई है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है और समृद्धि भी है। उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है। जनता का विश्वास है कि अपराधी बच नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो। कानून व्यवस्था का सबसे ताजा उदाहरण हमें वर्तमान महाकुंभ में देखने को मिला मिलता है। देर रात को भी अन्य राज्यों के लोग भय मुक्त होकर उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा कर रहे थे और योगी जी के प्रदेश में न कोई चिंता न कोई डर है। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाबा गंभीरनाथ की यौगिक अवदान संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के इतिहास का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत कभी भी किसी को दबाने में विश्वास नहीं रखता। हम हमेशा सबके उत्थान की बात करते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत के किसी भी राजा ने किसी राज्य पर बलपूर्वक अधिकार नहीं पाया। इस दौरान सीएम योगी ने रामायण के एक कालखंड का जिक्र भी किया है। हमारे यहां किसी भी कालखंड में किसी राजा ने जबरन अपने बल से, अपने वैभव से किसी को गुलाम नहीं बनाया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, जबरन उस पर शासन नहीं किया। कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आप जाइए ना, रामायण काल में देख लीजिए। रामायण कालखंड में भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के उपरांत लक्ष्मण को वहां के वैभव पर थोड़ा मोह आया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण, हमारा काम हो गया, हमने सीता को मुक्त करना था, हो गया, अब हम यहां से वापस चले। लक्ष्मण ने कहा जीते हैं तो कुछ दिन रुकते हैं, यहां का वैभव थोड़ा देखें, अब तो का सारा कार्य हो ही चुका, अब तो अयोध्या ही जाना है। उन्होंने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करियसि।
राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा संबंधित संशोधन बिल पेश करते हुए समय बड़ा बयान दिया। गृहमंत्री शाह ने कहा कि जो अमेंडमेंट पर सवाल खड़े करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है और जो लोग हमारे लाए कानूनों को बदलने की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो बदलाव होगा वो सब हम ही करेंगे। अगले 15 से 20 सालों तक कोई आने वाला नहीं है। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। ईद के मौके पर बीजेपी देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारियों 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में मदद करता है। इस सौगातें मोदी किट में गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सकें, इसलिए बीजेपी उन्हें ईद मनाने के लिए ये किट दे रही है। इसमें वे जरूरी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। किट में ईद के लिए जरूरी सामान शामिल होंगे, जैसे कि सेवैया, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े जैसी चीजों को शामिल किया गया है। आराम से बन जाएगा। सौगाते मोदी पर अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम तो पहले से ही ऐसे आयोजन करते आए हैं, हमें सभी त्योहार मनाने चाहिए, लेकिन बीजेपी अब मनाने जा रही है। बीजेपी को अगर लगता है कि एक भी वोट मिल सकता है तो वो भी सेलिब्रेशन कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही, तेजी से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मनमानी रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा। नहीं, बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश में है, कहीं ना कहीं इसको लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो कार्रवाई की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रही है। संभल से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पुलिस ने पूछताछ करनी है और पूछताछ के लिए नोटिस देने पुलिस बर्क के घर पहुंची, जहां पर बर्क नहीं मिले। अब पुलिस नोटिस देने के लिए दिल्ली जा सकती है। हिंसा मामले में पुलिस जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ करेगी। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत पुलिस नोटिस दे रही है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में बर्क
भड़काऊ बयान के मामले को लेकर जियाउर रहमान बर्क नामजद हैं, जिसके चलते ये पूछताछ की जाएगी। संभल के खग्गूसराय में 46 साल बाद मिले कार्तिकेय मंदिर में पूजा अर्चना की गई। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज पहुंचे। उन्होंने इस मंदिर में स्थित हनुमान मूर्ति की पूजा अर्चना की है। संभल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संभल में नेजा मेला ग्राउंड में मेले पर रोक का सख्त असर देखने को मिल रहा है। मेला ग्राउंड सुनसान है और मेले के आयोजक मौके से नदारद हैं। कोई घटना न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। मेला ग्राउंड में सुरक्षा बलों की गाड़ियां खड़ी हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने नेजा मेले पर रोक लगा दी है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। एक लुटेरी आक्रांता एवं एक निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह का जो मेला आयोजित किया जाता रहा था, उस कुरीति को सभी लोगों ने त्यागा है। इस तथ्य को समझा है। कहीं भी अशांति नहीं है, पूर्णतः शांति है और फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। सर, आप लोग भी यहाँ मौके पर हैं, फिर क्या सब लोग यहाँ मजार पर आ रहे हैं आज भी या नहीं? आज कोई भी इस मजार पर नहीं आ रहा है और इस तथ्य को सभी के द्वारा समझा गया है कि एक आक्रांता निर्मम हत्यारे और लुटेरे की याद में इस तरह का जो शामिल ना हो, इस तथ्य को समझते हुए लोग नहीं आ रहे हैं और पूर्णतः शांति है, सब जगह फोर्स मुस्तैद। 2027 चुनावों की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज मायावती ने दलित और ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों की अहम बैठक में कई दिशा निर्देश दिए। मायावती ने कहा कि 2007 चुनावों की तर्ज पर ही इस बार रणनीति बनाई जाएगी और ओबीसी समाज पर खास फोकस रखा जाएगा। इसके लिए बीएसपी सर्व समाज भाईचारा कमेटी के जरिए संवाद कायम करेगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर इधर हमारे मंडल के प्रभारी और वरिष्ठ नेतागण और जो भाईचारा के जिले के संयोजक बनाए गए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष, सभी लोगों की इधर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक बुलाया था। उस बैठक में जो सेक्टर और बूथ का गठन तो चल ही रहा है, लेकिन जो भाईचारा 2006 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे बनाया गया था, उसी तर्ज पर 2025 में भी भाईचारा बना है और 2006 की तर्ज पर जो भाईचारा आदरणीय बहन जी के निर्देश पे बना है, हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर बीजेपी उत्तर जिले की एक बैठक में चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी की ये बैठक किसी कार्यालय या फिर सभागार में नहीं, बल्कि एक अस्पताल के मरीज वार्ड में संपन्न हुई। दरअसल जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित के पैर का ऑपरेशन हुआ है। इस वजह से अब अस्पताल ही अस्थायी कार्यालय की तरह हो गया है। भाजपा ने हाल ही में कानपुर उत्तर जिले के नए जिलाध्यक्ष के रूप में अनिल दीक्षित को नियुक्त किया है। जिलाध्यक्ष बनने के महज एक दिन बाद ही वे घर में गिर गए, जिससे उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया। अब से वो आर्य नगर स्थित वेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर कानपुर में पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर जिलाध्यक्ष ने अस्पताल में ही पहली बैठक बुलाई है। पूर्ण कार्य आए हैं। परसों पार्टी की वर्चुअल बैठक हुई थी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, माननीय धर्मपाल जी संगठन मंत्री जी ने ली थी। उसके तहत जो पत्रक आया है, उस नाते उस कार्यक्रम को, सारे कार्यक्रमों को विधिवत रूप से धरातल में लाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में जो कार्यक्रम आए, उसमें प्रमुख कार्यक्रम है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के 8 साल पूरे होने पर उनके विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों को जनता तक ले जाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कैसे करेंगे, इसके साथ अन्य अभियान भी हमारे यहाँ आए हैं। खालिस्तानी आतंकी लजर मसीह की कस्टडी रिमांड एटीएस को मिली है। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक लजर मसीह तक एटीएस की कस्टडी में रहेगा। इस दौरान लजर के मोबाइल से मिले डेटा के आधार पर उससे पूछताछ होगी। लजर से बरामद विस्फोटक उसे किसने दिया, उसका उपयोग कहां पर होना था, ये सवाल एटीएस लजर से करेगी। आपको बता दें कि लजर मसीह को बीते 6 मार्च को एसटीएफ ने कौशाम्बी से पकड़ा था। पकड़ा गया खालिस्तानी आतंकी लजर मसीह महाकुंभ में हमले की फिराक में था।
लखनऊ में सारिका श्रीवास्तव की हत्या मामले को लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी पुनीत मिश्रा, कार्तिकेय दीक्षित, मन गुप्ता, संदीप सिंह चौहान और मोहित मिश्रा को अरेस्ट किया गया। मुख्य आरोपी से तमंचा बरामद हुआ है। दरअसल हॉस्टल के छात्र ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने छात्रों को शोर मचाने से मना कर दिया। हुआ यूं कि देर रात हॉस्टल के बाहर छात्र झगड़ा कर रहे थे। महिला पति के साथ छत पर टहल रही थी। शोर शराबा सुनकर नीचे आई और विरोध किया। पुलिस को बुलाने की धमकी दी गई, जिसके बाद आरोपियों ने महिला को गोली मार दी। जो 4 अभियुक्त हैं उनके पास उनकी पर्याप्त क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये घटना जो छात्र हैं आपस में लड़ाई के दौरान उनके ये महिला के द्वारा मना किए जाने पर कि आप लोग लड़ाई न करिए, लड़ाई करने के दौरान मैं पुलिस को सूचना दे दूंगी, इसी से उत्तेजित होकर के उनको टारगेट करके उसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें मृत्यु हुई। अभी इसमें जो फरार है क्या वो मास्टरमाइंड है? इसमें एक जो अमन नाम का है, अमन की तो गिरफ्तारी हो गई। दूसरा उसका जो साथी है वो मास्टरमाइंड उसमें घटना का है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। एक पुनीत नाम का जो अभियुक्त है, पुनीत नाम के अभियुक्त से तमंचे की भी बरामदगी हुई है। अन्य अभिविधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं, साक्ष्य संकलन की जाएगी। औरैया मर्डर केस में प्रगति की पड़ोसी ने खुलासा किया है। पड़ोसी महिला ने बताया कि घर के पीछे ही प्रेमी अनुराग का घर था। प्रगति खिड़की से झांककर अनुराग से मुलाकात करती थी। घर वालों से शादी के लिए प्रगति ने मना किया था। वहीं अनुराग की बहन और प्रगति के भाई ने कहा आरोपियों के लिए फांसी की मांग की जाए। खड़े हैं प्रगति यादव के मकान के पीछे। ये वो मकान है प्रगति यादव का। ये पूरा मकान है। ये इसका पिछला हिस्सा है और इसके पिछले हिस्से में जो खिड़की है वो दिखाई दे रही है साफ तौर से। और अनुराग का जो मकान है वो ठीक इस साइड में है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसकी बहन खड़ी हुई है और ये उसका मकान है अनुराग यादव। ये बताया जा रहा है, हालांकि ग्रामीण दबी जबान से ये जिक्र कर रहे हैं कि इस खिड़की से ही उनका आपस में नाता रहा होगा, जिसको लेकर लोग चर्चा भी कर रहे हैं। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18। और जब घर में कोई जानकारी नहीं है तो कैसे माँ बाप विश्वास कर ले कि हमारी बेटी ने हत्या की होगी? तो मतलब क्या लगता है कि बेटी ने हत्या नहीं की, आपके भाई ने हत्या नहीं की? जब घर में जानकारी नहीं है तो हमें लगता है हमारे भाई ने हत्या नहीं की होगी। अच्छा, लेकिन पुलिस ने तो गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है। अब क्या लग रहा है, चूंकि अब तो साफ हो गया है कि पुलिस ने उन्हें आरोपी बना दिया है और जेल चली गई है। अगर मेरे भाई का हाथ है तो उसको जेल भेज दो आप। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान से सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी चौतरफा हमलावर है। को महान बनाने का बात करेंगे और महाराणा प्रताप को कलंकित करने का काम करेंगे तो इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। अभी जो इनकी दुर्दशा हुई है, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। एकदम मन भारी करते हुए मैं कहना चाहता हूं, राणा सांगा जैसे योद्धाओं पर उंगली उठाना और बाबर को औरंगजेब को अपना बाप बताना, ये दोगलेपन की निशानी है। मेरठ जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में साहिल की पिटाई की खबर को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि साहिल और मुस्कान जेल में सुरक्षित हैं। पिटाई की खबर सही नहीं है। साहिल से अभद्रता की खबर मेरठ में प्रकाशित की गई है, जो कि पूर्ण रूप से असत्य और भ्रामक है। इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से संबंधित नियामक संस्थाओं को किया जा रहा है और दोनों सामान्य रूप से रह रहे हैं। सरकार में कोई भी निरुद्ध है तो किसी न किसी घटना में निरुद्ध है, किसी न किसी अपराध में निरुद्ध है, ये उसके ऊपर कोई न कोई मुकदमा चल रहा है। तो बंदियों में आपस में सामान्य, अगर कोई जेल में आया है तो वो सामान्य रूप से किसी न किसी क्राइम में आया है, इसलिए ये चीजें दी गई। नशा मुक्त केंद्र के बाद उपचार किया गया, बिल्कुल सामान्य स्थिति है तथा दोनों जो अन्य बंदियों की तरह जेल में अपनी दिनचर्या से रह रहे हैं। बदायूं में अचानक से कई मीटर सड़क धंस गई। सड़क धंसने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। वजीरगंज को बरेली से जोड़ने वाला आंवला मार्ग, जहां पर यह हादसा हुआ, पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क मरम्मत के काम में जुट गई है। साथ ही हादसा क्यों हुआ इसकी भी जांच की जा रही है।
अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।